गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन में एम्प्टी रिलेशन के बारे में। ठीक है, तो एम्प्टी रिलेशन किसको बोलते हैं हम लोग पहले समझ लेते हैं। जैसे कोई दो सेट, चाहे ए सेट पर कोई रिलेशन डिफाइंड है, ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हो कि ए सेट का जो एवरी एलिमेंट है वो अगले ए सेट के माने उसी ए सेट के एलिमेंट से कभी भी रिलेटेड ही ना हो, क्या हो, रिलेटेड ना हो। यानी कहने का मतलब कुल मिला के ये हो कि एम्प्टी रिलेशन में क्या हो, नंबर ऑफ जो ऑर्डर पेयर हो वो कितने हो, जीरो हो। कितने हो, मतलब ए का कोई भी एलिमेंट एक एलिमेंट से रिलेटेड ना हो, या फिर अगर रिलेशन आपका ए सेट से बी सेट में हो, ठीक है, तो ए सेट का कोई भी अवयव बी सेट के किसी भी अवयव से रिलेटेड ना हो, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, एम्प्टी रिलेशन बोलेंगे। ठीक है, लिखिएगा डिफिनीशन। ए रिलेशन R is defined on set A a relation R is defined on set A is called, is said to be an empty relation if every element चाहे एवरी एलिमेंट नहीं, नो एलिमेंट इज रिलेटेड टू सॉरी एक मिनट, डिफिनीशन लिखना जरूरी नहीं है, देखिए समझिए। A relation R is defined on set A is said to be an empty relation if every element of A, no element of A is not related to any element of A। मतलब A का कोई भी अवयव A के किसी भी अवयव से संबंधित न हो। ठीक है, क्या कर रहा है, ऑफ A, अच्छा ठीक है, चाहे ये भी कर सकते हैं, if R has no ordered pair, R has no ordered pair। कहने का मतलब क्या हुआ सिंपल भाषा में कि ए आर के पास, रिलेशन आर के पास किसी भी प्रकार का ऑर्डर्ड पेयर न हो, किसी प्रकार का ऑर्डर्ड पेयर। सिंपल भाषा में आप समझिए, डिफिनेशन को छोड़िए, सिंपल भाषा में ये समझिए कि कोई आर रिलेशन एम्प्टी रिलेशन कब कहलाएगा, जब उसमें कोई भी ऑर्डर्ड पेयर न हो, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर न हो। जैसे कि यानी ऑर्डर्ड पेयर में हम लोग का आता है ना, ए और बी आता है कि नहीं आता है। और हम जानते हैं कि अगर रिलेशन आपका अगर ये रिलेशन ए से बी में अगर डिफाइंड है, कहां से डिफाइंड है, ए से बी में, तो एक बात तो हम जरूर जानते हैं कि ये जो ए सेट होता है, ए एलिमेंट जो होता है वो ए सेट से होता है और बी एलिमेंट जो होता है वो बी सेट से होता है। ठीक है, लेकिन जब रिलेशन क्या हो, एम्प्टी रिलेशन हो, क्या हो, तो एम्प्टी रिलेशन में क्या हो जाएगा कि ये ए एलिमेंट बी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होगा। क्या होगा, रिलेटेड, मतलब ए का कोई भी एलिमेंट बी के एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होगा, ए का कोई भी एलिमेंट बी के एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होगा। बात समझ रहे हैं, बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। यानी कि आर के पास, यानी जो आर रिलेशन जो एम्प्टी रिलेशन होगा उसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा, जीरो होगा। कितना होगा, जीरो होगा। कितना होगा, जीरो, क्योंकि कोई भी रिलेटेड ही नहीं होगा। माने कोई भी एलिमेंट क्या होगा, किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई रिलेशन वहां पर नहीं होगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं। जैसे कि अब एम्प्टी रिलेशन है तो हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, जहां पर भी आएगा एम्प्टी वहां क्या आएगा, फाई। क्या आएगा, फाई। तो एम्प्टी रिलेशन is denoted by phi, denoted by माने phi से क्या करेंगे, एम्प्टी रिलेशन को हम लोग डिनोट
करेंगे। ठीक है, इतना तक कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल देखिए, कोई ए सेट है, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। कोई आर सेट, आर रिलेशन है हम लोग को डिफाइंड है। क्या रिलेशन है तो देखिए, एक्स वाई, ठीक है। अब रिलेशन क्या है कि जैसे कि आपको हम ये कह दें कि x प्लस y इक्वल्स 26, x प्लस वाई इक्वल्स 26 और एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, एक्स वाई बिलोंग्स टू। अब बताइए कि इसको जब हम रोस्टर फॉर्म में बदलेंगे, किसमें बदलेंगे? चलिए देखिए, बताइए हमको। अब बताइए कि x और y कौन सेट का है? ए सेट का है। कौन सेट का है? तो बताइए एक्स वाई में कह रहा है कि x प्लस वाई बराबर कितना है? 26 है। कितना है? तो मुझे आप एक चीज बताइए कि इस सेट का कोई भी दो एलिमेंट को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या कभी 26 आएगा? कभी 26 आएगा? यानी कि लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहां पर हम लिख सकते हैं कि लिखेंगे सिंस कि इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। अगर एक्स वाई ए सेट का लिए, किसका लिए? कुछ भी ले लीजिए आप, एक्स का मान लीजिए 1 2 3 4 5, कुछ भी ले लीजिए। देन एक्स वाई डज नॉट इक्वल्स टू 26। एक्स वाई डज नॉट इक्वल्स टू 20, मतलब अगर एक्स वाई अगर हम ए सेट का लेंगे ना तो क्या एक्स प्लस वाई कभी 26 आएगा? कभी हो? जोड़ कर देखिए, 1 प्लस 2 कितना होगा? अगर मान लीजिए एक्स का मान 1 लिया, वाई का मान 2 लिए, तो कितना हो जाएगा? कितना होगा? 3 होगा। चाहे इसको और भी तरीका से हम समझ सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर रिलेशन जो होता है वो क्या होता है? जिस सेट पर डिफाइंड है उसके क्रॉस प्रोडक्ट का सबसेट होता है। क्या होता है? हम बताए होंगे रिलेशन में कि रिलेशन क्या होता है कि दो सेट के बीच, जिसके बीच डिफाइंड है, उसके क्रॉस प्रोडक्ट का सबसेट होता है। रिलेशन वाले लेक्चर में आप देखे होंगे, ठीक है। अब देखिए, अगर हम ए क्रॉस ए निकालें, क्या निकालें? ए क्रॉस, क्योंकि ए से ए पर डिफाइंड है, बिकॉज रिलेशन डिफाइंड ऑन अ सेट ए। मतलब रिलेशन किस पर डिफाइंड है? ए सेट पर है। किस पर डिफाइंड है? ए सेट पर। इसलिए ए क्रॉस ए हम निकाल के देखते हैं क्या आता है। कितना आएगा आप निकाल के देखिए। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसको हम लोग निकालिए, कितना आएगा? 1,1, इसी प्रकार 2 1 होगा, इसके बाद कौन होगा? कोई, अरे इसमें कोई समस्या है तुम लोग को? रिलेशन का जो पहला होगा। अब देखिए, इसमें से कोई भी आपको ऐसा ऑर्डर पेयर लग रहा है जिसका सम 26 हो? नहीं ना, 26 कोई भी नहीं है। यानी कि एक्स वाई जो है वो बिलोंग नहीं करेगा आर में। एक्स वाई बिलोंग कर सकता है? अगर एक्स प्लस वाई अगर 26 हो तो एक्स वाई कभी बिलोंग करेगा? देयरफॉर आर हैज नो एलिमेंट। आर हैज, क्योंकि आर के पास कोई एलिमेंट हो पाएगा? आप सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। क्या दिमाग लगाइए कि एक्स वाई कितना जोड़ रहा है हो? ए में से कोनो ऐसा अंक है जेकरा जोड़ने के बाद 26 पूरेगा? कोनो अंक है? नहीं पूरेगा ना, पूरेगा। इसलिए आर के पास कोई एलिमेंट होगा? नहीं होगा।
आर के पास जब कोई एलिमेंट नहीं होगा तो वो कैसा रिलेशन होगा? एम्प्टी रिलेशन। देयरफॉर सो आर इज एन एम्प्टी रिलेशन। किसी को समस्या है? समझ गए डिफिनेशन? सही, ज्यादा नीचे नहीं ले जाएगा। देयरफॉर आर इक्वल्स कितना हो जाएगा? 5 लिखो इतना। चलो अब इसको जो है, अब समझिए, एक बात समझिए। अब कहिएगा सर इसका यूज कहाँ है? अरे देखो, अभी क्या है कि हम लोग सेट पढ़ लिए, रिलेशन पढ़िए लिए, क्योंकि फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हम लोग को रिलेशन पढ़ना था। क्योंकि हम लोग का मंजिल था कैलकुलस, लेकिन हम चलाए कहाँ? रिलेशन पर चलाए। लेकिन क्यों हुआ? इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है कि हम लोग सेट पढ़े, पहले क्या पढ़े? सेट के बाद क्या पढ़े? रिलेशन पढ़े। डीप में हम नहीं पढ़े, थोड़ा सा फास्ट खींच रहे हैं, क्योंकि कुछ बात हम लोग 11th में सीख चुके हैं, कुछ बात रिकॉल हम लोग कर रहे हैं। ठीक है। सेकंड बात कि टाइप्स ऑफ रिलेशन हम इसलिए भी पढ़ ले रहे हैं कि बाद में इसको एक से काहे ला पढ़ेंगे हम लोग, अभी पढ़ लेते हैं, थोड़ा फास्ट खींच लेंगे। क्या इस सबसे क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है एग्जाम में। कहां से आता है? ऑब्जेक्टिव। इसके बाद जो फंक्शन आएगा तो फंक्शन आपका 11th का भी होगा, जो 11th में पढ़े थे, टाइप्स ऑफ फंक्शन दिस दैट, क्योंकि उसका ग्राफ पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कैलकुलस में, पूरे कैलकुलस में फंक्शन का ग्राफ पता होना बहुत जरूरी है। फिर फंक्शन का टाइप्स पढ़ लेंगे, जो 12th में पढ़ना है, बहुत छोटा चीज पढ़ना है, ज्यादा चीज नहीं पढ़ना है। फंक्शन इन्वर्टिबल कब होगा ये भी हम लोग पढ़ लेंगे, इसलिए हम लोग पहले टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ रहे हैं। इसलिए कुछ दिन आप लोग थोड़ा सा बोर मत होइएगा, ठीक है। थोड़ा सा लगता है इसमें दिक्कत होता है, बोलते हैं कि जो एग्जाम में पूछता नहीं है क्वेश्चन, लेकिन इसका आगे यूज है। आगे यूज इन द सेंस कहने का मतलब कि फंक्शन में यूज है और आगे कैलकुलस में यूज है। ठीक है, किसी किसी पॉइंट पर इसका यूज हो जाता है। अगर क्वेश्चन वैसा चले आवे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। इस कारण से आप लोग पहले इसको नोट कीजिए, नोट करने से पहले वीडियो को पॉज कीजिए। ललका वाला। चलिए तो आगे देखते हैं। एम्प्टी रिलेशन के बाद हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। अब यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है? देखिए, एम्प्टी रिलेशन में इतना ही समझिए कि जिस रिलेशन में नंबर ऑफ एलिमेंट 0 होगा वो क्या होगा? एम्प्टी रिलेशन होगा। ठीक है, हाँ, बस इतना समझिए। और अगला देखिए, अब यूनिवर्सल रिलेशन देखिए। लिखिए, ए रिलेशन R is defined on A to A। अब देखिए यहां पर ऑन सेट ए अगर लिख दिए, क्या लिख दिए? ऑन सेट ए। ऑन सेट ए का मतलब कि ए से ए में है। और अगर लिखिए ऑन सेट ए टू ए, ए टू बी, ए टू बी, तो वो आर जो होगा उस केस में क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी का सबसेट हो जाएगा। अगर सिर्फ ए लिखें तो आर क्या हुआ? ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। क्या होगा? ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। ठीक है, तो दोनों बातें आप लोग समझ रहे हैं, दोनों अलग अलग लिखाने की आवश्यकता नहीं है। ए रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन सेट ए is said to be a universal relation if R equals A cross A। कहने का अर्थ यह है कि कोई रिलेशन R जो कि A सेट पर डिफाइंड है, उसको हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन कब कहेंगे? यदि R बराबर क्या हो गया? A क्रॉस A, मानी A का जो सारा अवयव है वो क्या है? A के सारे अवयव से क्या हो? संबंधित हो। क्या हो? तो वैसे रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? हो यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बात समझ रहे हैं? फाई में क्या था? कोई भी रिलेशन नहीं हो। R में क्या है? सभी, माने सब एलिमेंट से रिलेशन हो। उसमें क्या था? कोई भी एलिमेंट से रिलेशन नहीं हो। इसमें क्या है? सभी एलिमेंट से रिलेशन हो। बात समझ रहे हैं? माने ए क्रॉस ए के सभी एलिमेंट से रिलेशन हो। अगर ए से बी पर अगर डिफाइन होता तब क्या होता? आर इक्वल्स ए क्रॉस बी। आर इक्वल्स क्या होता? ए क्रॉस बी। अभी सिर्फ ए सेट पर है, इसलिए ए क्रॉस ए के बराबर हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल है, देखिए बड़ा ही सिंपल एग्जांपल है। एग्जांपल क्या है? तो देखिए,
एक ए सेट है जिस पर रिलेशन डिफाइंड होगा 1 2 3 4 5, ठीक है। आर रिलेशन क्या है? एक्स वाई सच दैट x माइनस वाई इज एन इंटीजर। क्या है? x माइनस वाई इज एन, मतलब अब और x y कहां का है? तो x y बिलोंग्स टू क्या है? ए सेट है। x y क्या है? बिलोंग्स टू। अब आप हमको बताइए कि इस ए सेट के हमको बताना है कि ये रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन हुआ कि नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें ए क्रॉस ए देखेंगे। क्या देखेंगे? ए क्रॉस। ए क्रॉस ए निकालिए, कितना हो जाएगा? आप लोग अभी तुरंत निकाले हैं ए क्रॉस ए, जस्ट निकाले हैं ए क्रॉस ए, तो उसको देखिएगा अपने कॉपी में, है ना। ए क्रॉस ए लगभग यहां से जाकर कहां तक होगा? 5,5 तक होगा, ठीक है। आप हमको बताइए कि ए क्रॉस ए का ऐसा कोई भी एलिमेंट है जिसके अवयव को अगर हम घटाएंगे तो पूर्णांक नहीं आता हो, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी दो पूर्णांकों का अंतर क्या होता है? एक पूर्णांक होता है। क्या होता है? पूर्णांक होता है। लिखेंगे सिंस डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स, difference of two integers is also a integer। मतलब दो पूर्णांकों का अंतर भी क्या होता है? एक पूर्णांक होता है। यानी कि इसलिए क्या हो जाएगा? इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि R इक्वल्स टू ए क्रॉस ए, क्योंकि ए क्रॉस ए का सारा एलिमेंट जो है वो क्या हो जाएगा? रिलेशन R में चला आएगा, क्योंकि एक को एक में से घटाइए, कितना आएगा? 0 आएगा। जैसे मान लीजिए देखते हैं 1,1 बिलोंग्स टू R का मतलब क्या हो गया कि 1 माइनस 1 क्या आना चाहिए? इंटीजर आना चाहिए, तो 0 आ गया। 1 में से गया तो कितना आया? और 0 क्या बिलोंग करता है इंटीजर में? बिल्कुल करता है। और 0 पूर्णांक होता है ना? 0 पूर्णांक होता है कि नहीं होता है? और हम ये लिख भी दिए ये बात कि डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर इज आल्सो ए इंटीजर, मतलब दो पूर्णांकों का अंतर भी क्या होता है? एक पूर्णांक होता है। क्या होता है? पूर्णांक होता है। इसीलिए हम R इक्वल्स क्या लिख पाए हैं? ए क्रॉस ए। थोड़ा शॉर्ट कर दिए हैं बातों को, लेकिन बातें आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए 1,2 बिलोंग करेगा R में हो। 1,2 बिलोंग करने का मतलब क्या हुआ कि 1 और 2 के बीच ये रिलेशन डिफाइंड होना चाहिए। बात समझ रहे हैं? जैसे 1,2 बिलोंग्स टू R का मतलब क्या हुआ कि 1,2 माने 1 और 2 में ये रिलेशन होना चाहिए। यानी कि 1 माइनस 2 कितना आएगा बताओ? -1। थोड़ा पता है ना कि -1 पूर्णांक नहीं होता है कि होता है रे? -1 पूर्णांक होता है। चलो होता है इंटीजर। माने ए क्रॉस ए का ऐसा कोई भी अवयव नहीं होगा कि जिसके दो अवयवों का अंतर क्या हो? एक पूर्णांक न हो। सभी का अंतर क्या होगा? एक पूर्णांक होगा। इसलिए हम क्या लिख दिए? R इक्वल्स ए क्रॉस। क्या लिख दिए? R इक्वल्स ए क्रॉस। इसलिए R को हम क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल रिलेशन। देयरफॉर R इज सेड टू बी अ यूनिवर्सल रिलेशन। कोई दिक्कत किसी को? कोई समस्या है? फाई कब होगा? जब एम्प्टी रिलेशन होगा, जब कुछ रिलेटेड नहीं होगा। यूनिवर्सल रिलेशन कब होगा? जब सब एलिमेंट क्या होगा? रिलेटेड होगा। कोई समस्या नहीं है? चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए। चलिए जल्दी से जल्दी, अभी थोड़ा दिन समझ। अब चलिए यूनिवर्सल रिलेशन हो चुका है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। क्या पढ़ेंगे? आइडेंटिटी रिलेशन। देखिए क्या होता है आइडेंटिटी रिलेशन। एक बात जान लीजिए कि एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन को ट्राइवियल रिलेशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माने एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन को ट्राइवियल रिलेशन भी कहा जाता है। ठीक है, वो हम लोग लिख लेंगे नोट में आगे। चलिए आगे है आइडेंटिटी रिलेशन।
आइडेंटिटी रिलेशन किसको कहते हैं? सिंपली समझ लीजिए, देखिए, ए रिलेशन आर is said to be an identity relation मतलब एक रिलेशन आर को आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए कब कहा जाएगा? माने कि सेट ए पर आइडेंटिटी रिलेशन कब कहा जाएगा? यदि इफ माने यदि जब रिलेशन का जो सारा का सारा जो ऑर्डर्ड पेयर होगा, माने रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर होता है ना, समझते हैं ऑर्डर्ड पेयर किसको बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर किसको बोलते हैं? रिलेशन का अगर दो सेट के बीच रिलेशन डिफाइंड है तो उसका जो एक एलिमेंट होता है, इसमें दो चीज होता है, दो कंपोनेंट होते हैं, उसे क्या बोला जाता है? ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोला जाता है? ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, अब उस ऑर्डर्ड पेयर में क्या होता है कि दोनों एलिमेंट, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर में क्या होता है? फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट क्या हो? सेम सेम हो। क्या हो? सेम सेम हो। तो उसे क्या बोला जाएगा? आइडेंटिटी रिलेशन। जैसे देखिए, लिखिएगा, इफ आर इक्वल्स x, y such that x equals y for all x y belongs to set A। मतलब ये दुन्नु का दुन्नु जो कंपोनेंट है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर ये सेम हो गया और वो भी x y जो ए सेट के एलिमेंट है उन सभी एलिमेंट के लिए, तो ये कैसा रिलेशन कहलाएगा? आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है बउआ, देखो। अच्छा, इसको एक बात और जान लीजिए, इसका नोटेशन भी होता है। जैसे आइडेंटिटी रिलेशन है ना, तो अगर ए सेट पर है तो उसको आई ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आई ए लिखेंगे। मतलब ए सेट पर डिफाइंड है आइडेंटिटी रिलेशन। अब जैसे देखो, एग्जांपल है, एक ए सेट है। अब देख, ए सेट में है 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4, 4 गो एलिमेंट है ए सेट में। ठीक है, एगो रिलेशन क्या हो गया? अब देखो, तुमको पहचानना है। ठीक है, क्या करना है? देखना रे, ठीक है, ये है आपका रिलेशन। ठीक, अब हम इसमें से आपको पहचानना है कि कौन रिलेशन आइडेंटिटी है और कौन आइडेंटिटी नहीं है। ठीक ना? पहला, दूसरा, तीसरा। पहला तो है सेम एलिमेंट होना चाहिए। स्पष्ट हो गया। पहला, दूसरा, साफ साफ। चलो, इस तीनों रिलेशन में पहचानना है कि कौन रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन है। अब देख सुन, तो R1 में देखेगा, क्या देखेगा कि देखो होना क्या चाहिए कि दोनों सेम होना चाहिए। दोनों क्या होना चाहिए? और फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x एंड y बिलोंग्स टू A, मतलब कि इस A सेट के सभी एलिमेंट के लिए ऐसा होना चाहिए। ये नहीं कि एगो दो के लिए हो गया हम उसको आइडेंटिटी रिलेशन कह देंगे, ऐसा नहीं। ए में कौन कौन एलिमेंट है? 1 2 3 4, ये 4 गो एलिमेंट है। अब इस चारों एलिमेंट के लिए क्या होना चाहिए? सेम एलिमेंट होना चाहिए। तो कहेगा सर R1 में हम देख रहे हैं सर कि 1,1 भी है, 2,2 भी है सर, 3,3 भी है और 4,4 भी है। तो आइडेंटिटी रिलेशन कौन हो जाएगा इसमें? R1 हो गया। तब R2 ना हो जाएगा? कैसे? 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है। तब कहेगा कि सर इसमें क्या है ना सर कि 1,2 भी है सर और 1,3 भी है, इसलिए नहीं होगा। तो इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट हो गया। क्या हो गया? तो ये एडवांस हो गया। एडवांस को इसमें कंसीडर नहीं किया जाता है। काहे कि देखो ये दोनों सेम है, यहां हम लिख दिए फॉर ऑल वैल्यूज x एंड y बिलोंग्स टू, मतलब ए सेट का जो जो एलिमेंट होगा उस सब के लिए क्या होना चाहिए? x और y बराबर होना चाहिए। यहाँ पर देखो बराबर है
ना है बराबर। तो ये दोनों अगर इसमें से हट जाएगा तो अब जाके ये हो जाएगा आइडेंटिटी रिलेशन, लेकिन जब तक रहेगा तब तक इसको क्या करेगा, आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होने देगा। काहे काहे कि इसमें 1 2 और 1 3 बिलोंग कर रहा है। ठीक है, लिखेंगे सिंस 1 2 एंड 1 3 belongs to R2, therefore R2 is not an identity relation। चलिए अब एक और चीज समझिए, आप बताइए कि क्या हो R3 होगा आइडेंटिटी रिलेशन? R3 भी नहीं होगा। कहेगा सर पीछे से, हाँ पकड़ा गया सर। देखिए ये 4,3 है सर, ये 4,3 जो है ये क्या कर दिया, आइडेंटिटी रिलेशन होने से रोक दिया। बाधा कौन उत्पन्न किया, 4,3। अगर ये नहीं होता इसके पास तब ये क्या हो जाता, आइडेंटिटी रिलेशन हो जाता है। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए। लिख लिए हैं, चलिए तो लिख लिए तो अच्छी बात है। ठीक है, चलिए नोट में लिखिएगा। अभी पढ़ाएंगे। आज सोचे हैं कि खत्म ही कर दे इस क्लास में, रिलेशन का टाइप जो है ना खत्म कर देंगे, उसके बाद एक्स्ट्रा जो होगा एक्स्ट्रा हम लोग फिर अगले दिन पढ़ेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिलेशन खत्म कर देंगे, उसका क्वेश्चन कर देंगे कल और उसके बाद देखते हैं। चलो लिखो, एम्प्टी रिलेशन एंड, ये आर मतलब रिलेशन समझिएगा, एंड यूनिवर्सल रिलेशन इज आर said to be a trivial relation। मतलब कि एम्प्टी और यूनिवर्सल रिलेशन को हम लोग ट्राइवियल रिलेशन भी कहते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, अभी बताए हैं लेकिन लिखवाए नहीं है, इसलिए आपको जिसको याद रहेगा ये बात नहीं लिखिए, जिसको याद नहीं रहेगा वो लिख लीजिए। ठीक है, अब समझिएगा कि आइडेंटिटी रिलेशन में और भी बातें अगर हैं, ठीक है, तो जैसे कि एक और बात है कि अगर आइडेंटिटी रिलेशन में जैसे मान लीजिए 1,1 है, 2,2 है, 3,3 या 4,4 नहीं है मान लीजिए, तब क्या उस केस में यह आइडेंटिटी रिलेशन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा उस केस में, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है फॉर ऑल वैल्यूज एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू ए। मतलब फॉर ऑल मतलब ए सेट के सभी के लिए, ए सेट में जितना एलिमेंट है ना, आए अगर x बराबर y लिखते, ठीक है, और ये नहीं लिखते तब क्या होता, तब कोनो हो जाता तो हो जाता। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या है, फॉर ऑल एक्स वाई है। ठीक है, क्या है, फॉर ऑल एक्स वाई है। ठीक ना, इसलिए थोड़ा सा बात की गहराई में जाइए। ठीक ना, चलिए अगला टॉपिक क्या है सो देखते हैं हम लोग। ठीक है, हो गया सर, चलिए टाइप्स ऑफ रिलेशन में और भी है, जैसे कि जो इक्विवेलेंस जैसे कि अगला टॉपिक है रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, साइमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। ठीक है, जहां तक हो सके वहां तक हम लोग देखते हैं। ठीक है, टाइम के अनुसार, समझने के अनुसार। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं क्या रिफ्लेक्सिव रिलेशन का। पहला रिफ्लेक्सिव रिलेशन देखो, इसमें का पहला, ये नहीं कि पहला है, ये तो चौथा होगा लगभग। क्या, रिफ्लेक्सिव रिलेशन
देखिए ये सब जो रिलेशन होते हैं किसी एक सेट पर ही डिफाइन होते हैं। किस पर डिफाइन होते हैं? एक सेट पर ही, ठीक है। यानी कि ए से बी में डिफाइन हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा इसमें, ठीक है। देखिए ठीक है, ए रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ए is said to be a reflexive relation। अब देखिए ये आई डबल एफ का मतलब क्या हो जाता है? इफ एंड ओनली इफ, मतलब यदि और केवल यदि। क्या लिखे कि ए रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ए इज सेड टू बी आ रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ एंड ओनली इफ A belongs to R for all values A belongs to A। मतलब कि जिस रिलेशन में ये दोनों का दोनों एलिमेंट क्या हो? सेम हो। क्या हो? किसके लिए? A के जितने भी एलिमेंट होंगे उन सभी के लिए। A के जितने भी एलिमेंट होंगे उन सभी के लिए क्या हो? A कॉमा A बिलोंग्स टू R हो। तुम कहेगा सर ये तो आइडेंटिटी रिलेशन है सर, वो में तो ऐसी हो रहा था सर, लेकिन इसमें वो अंतर है। क्या अंतर है? कि उसमें केवल वैसा ही रहना चाहिए, और इसमें क्या है कि इसके अलावा भी अगर कोई आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान ले कि एग्जाम्पल है हमारे पास, देख एग्जाम्पल का है, सो देखो कोई ए सेट है 1 2 3 4, ठीक है। हमारे पास 3-4 एग्जाम्पल है। क्या है? 3-4। इस देखो ठीक है, ये R1 हो गया। वही एग्जाम्पल जो इससे पहले लिखवाए हैं उसी को थोड़ा देखते हैं हम लोग। तो आइडेंटिटी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन कह सकते हैं। हाँ, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज और इफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बट इट्स कन्वर्स इज नॉट ट्रू because every reflexive relation is not said to be a identity relation, क्योंकि identity relation have some common properties, क्योंकि कुछ common properties होती हैं दोनों में, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं पर क्या होता है, जैसे कि identity relation में क्या है कि उस उतना एलिमेंट से ज्यादा एलिमेंट नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें क्या है कि ज्यादा भी अगर हो जाएगा तो कोई टेंशन नहीं है। इसको सिर्फ अपने से मतलब है। अपने से मतलब इन द सेंस कहने का मतलब ये है कि ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, मतलब ए सेट में जितना एलिमेंट है उसके लिए दोनों ऑर्डर पेयर के एलिमेंट क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। अगर उसके अलावा आ रहे हैं तो इसको उससे कोई परेशानी नहीं। इस भाई साहब को रिफ्लेक्सिव रिलेशन को उससे ज्यादा कोई परेशानी नहीं है। पहला भी होगा, दूसरा भी होगा। हाँ, अब थोड़ा लिखने दीजिए हमको, उसके बाद लिखिए आराम से। 4 एग्जाम्पल लिख देते हैं। चलिए चलिए देखिए इसमें अब आप देख रहे होंगे इस एग्जाम्पल 4 एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक है। आप फर्स्ट R1 में देखिए कि क्या ए के पास जितना एलिमेंट है उन सभी के लिए क्या ए बिलोंग्स टू आर है? देखिए तो जैसे 1 1 1 है, 2 2 है क्या, 3 3 है क्या, 4 4 है क्या? बिल्कुल है। मतलब ए में जितना एलिमेंट है उन सभी के लिए क्या है कि यहां पर रिलेशन में वैसे ऑर्डर्ड पेयर हैं जिनके दोनों कंपोनेंट क्या हैं? सेम है। दोनों कंपोनेंट क्या है? तो R1 को क्या हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं? यानी लिखेंगे सिंस फर्स्ट के लिए, देखो इसको फर्स्ट कर लो, इसको सेकंड कर लो, चाहे सेकंड नहीं इसको थर्ड एग्जांपल कर लो, इसको फोर्थ एग्जांपल कर लो। चलो देखो, अब देखो फर्स्ट में देखोगे, अब देखो 1 1 बिलोंग कर रहा है, 2 2 बिलोंग कर रहा है, 3 3 बिलोंग कर रहा है और 4 4 भी बिलोंग
कर रहा है R1 में, ठीक है। ये सब का सब बिलोंग R1 में कर रहा है। कोई दिक्कत है? नहीं ना दिक्कत है। और वो भी देख रहे हैं कि ए के पास क्या है, 1 2 3 4 है। तुम कहेगा सर ये में 10-20 गो एलिमेंट रहेगा, इस सब के लिए रहेगा, तो आप ऐसे लिखिएगा। अरे इसको कॉमन तरीका में कैसे लिखने, देखो, क्योंकि ए बिलोंग्स टू R1, ए बिलोंग्स टू, अब इतना लिखने की जगह इसको अगर लिख दिए ना और साथ में लिख दिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? इसका मीनिंग हो जाएगा कि ए यानी ए सेट के जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी के लिए ए बिलोंग्स टू R1 कर रहा है, यानी कि खुद का रिलेशन खुद के साथ है, क्योंकि इसका नाम ही होता है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? स्वतुल्य। क्या हो? जब तुलना किसके साथ हो जाए? खुद के साथ, स्वयं के साथ हो जाए, तो वैसा रिलेशन क्या कहलाएगा? स्वतुल्य। क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यानी स्वतुल्य संबंध। बात समझ गए होंगे? हिंदी मीनिंग के बाद बात समझे? स्वतुल्य मतलब जिसमें खुद के साथ रिलेशन बन जाए। क्या बन जाए? खुद के साथ रिलेशन बन जाए। वो कैसा रिलेशन होगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये स्वतुल्य संबंध, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा? हो R1 क्या हो जाएगा? R1 इज रिफ्लेक्सिव, R1 इज अ रिफ्लेक्सिव। चलिए लिखिए। अच्छा, अब R2 आप देख के बताइए क्या होगा? होगा काय के देख, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो बोले सर यहां देखिए कि 1 2 भी है और 2 1 भी है। अरे हम पहले बता दिए हैं कि इसके अलावा क्या है, नहीं है, उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि ये रहना चाहिए। अच्छा कहेगा सर ई रिफ्लेक्सिव है, चलिए मान गए, ई भी रिफ्लेक्सिव है, मान गए, लेकिन ई आइडेंटिटी रिलेशन होगा कि नहीं होगा? सर बिल्कुल होगा, लेकिन ये वाला आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। ये वाला आपका आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। काहे कि एकरा में दुगो ज्यादा है। क्या है? दुगो, और ज्यादा को एक्सेप्ट नहीं करता है। आइडेंटिटी रिलेशन ज्यादा को रिस्पेक्ट नहीं करता है, लेकिन रिफ्लेक्सिव करता है। कहता है ठीक है, कोई बात नहीं है, आ गए हैं, कोई समस्या नहीं है, आप बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन वही देखिए R3 आपका ना तो रिफ्लेक्सिव है और ना ही आइडेंटिटी रिलेशन है। काहे कि देखिए इसमें 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, लेकिन 1,1 कहां गया? 1,1 है इसमें? नहीं ना है, तो ये क्या रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा? हो नहीं होगा। और रिफ्लेक्सिव नहीं तो आइडेंटिटी भी नहीं होगा। ये वाला बताइए होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ये वाला रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा? नहीं होगा। यानी कि क्यों? क्योंकि इसमें 4,4 तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, और रिफ्लेक्सिव नहीं है तो आइडेंटिटी रिलेशन भी नहीं होगा, ठीक है। बात समझ रहे हैं? चलिए अब इतना बात जान लीजिए कि जितना भी आइडेंटिटी रिलेशन होता है वो सारा का सारा क्या होता है? रिफ्लेक्सिव भी होता है। लेकिन अगर रिफ्लेक्सिव है तो ये हम नहीं कह सकते हैं कि वो आइडेंटिटी रिलेशन भी होगा। बात समझ रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। इस पर से ऐसा ही ऑब्जेक्टिव आता है पहचानने वाला, तो आप पहचान जाइएगा कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। सो बिल्कुल पहचान जाइएगा। चलिए नोट कीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया, ठीक है। कम से कम तो साइमेट्रिक रिलेशन तो बता के ही जाएंगे। इसके बाद एक से 2 क्लास और हो जाएगा ना तो रिलेशन फुल्ली खत्म हो जाएगा। कौन में R2 लिख दिए हो? R2 नहीं लिखने से वो रिफ्लेक्सिव है। R1 आप लिखिए ना, आप नहीं कीजिए खुद से कि R2 रिफ्लेक्सिव है। सो अरे आप लोग पहचान गए ना कि R2 रिफ्लेक्सिव क्यों है। सो चलिए आप लोग समझदार हैं। हाँ? मिटाए हो? पॉज द वीडियो।
पता हुआ। ठीक है, अगला क्या है देखिए, साइमेट्रिक रिलेशन। क्या है? साइमेट्रिक रिलेशन है। देख साइमेट्रिक रिलेशन है तो ए में दूसरे ना है, वो पूरा में गिनेगा तो तब हो जाएगा पचमा हो जाएगा, लेकिन हम ए में से बता रहे हैं कि दूसरा का कौन है साइमेट्रिक। नंबर से क्या मतलब, तू समझेगा ना बात को। एक ऑब्जेक्टिव एकदम आसान होता है, अगर आप इसको समझ गए कोई परेशानी नहीं होगी। और ये बात जान लीजिए, इसके बाद अगला टॉपिक चलेगा इक्विवेलेंस। तो रिलेशन इक्विवेलेंस कब होता है? जब ये तीनों का तीनों रिलेशन जो रिलेशन हो जाएगा, यानी जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गया, साइमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, तो क्या कहलाएगा वो? इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक, पहले पढ़ लो इसको साइमेट्रिक को बढ़िया से कि अब साइमेट्रिक रिलेशन किसको बोलेंगे, लिखो। ए रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ए इज said to be a symmetric relation if, आप देखिए हो ऐसा होगा कैसे, देखो यदि ए कॉमा बी, इफ, देखिए समझिएगा पहले, लिखिए नहीं, देखिए ए रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ए, मतलब एक रिलेशन आर है जो ए सेट पर डिफाइंड है, मतलब ए सेट मतलब ए से ए सेट में, इस सेट टू बी अ सिमेट्रिक रिलेशन इफ फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू ए बी बिलोंग्स टू ए बी बिलोंग्स टू, मतलब माने कोई सेट ए पर अगर रिलेशन डिफाइंड है उसको सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। तो कब कहेंगे? जब ए बी बिलोंग्स टू ए, माने दो कोई एलिमेंट ले लीजिए आप, ठीक है, जो कि ए और बी है। यहां पर से इफ लगा दीजिए, इफ, ठीक है, ए सिमेट्रिक रिलेशन फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए इफ, अगर मान लीजिए कि ए बी बिलोंग्स टू आर कर रहा है, क्या कर रहा है? ए बी बिलोंग्स टू, माने उस रिलेशन में जो रिलेशन डिफाइंड है सेट पर, उसमें क्या है कि ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अगर इससे हमको, ठीक है, क्या हो, यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है तो बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर अगर हो गया, क्या हो गया? अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है तो बी कॉमा ए भी बिलोंग करना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तब क्या होगा? वो सिमेट्रिक रिलेशन होगा, ठीक है। अगर ए कॉमा बी ही नहीं बिलोंग किया तब भी वो सिमेट्रिक रिलेशन होगा, क्योंकि इफ लगाया ना यहां पर, क्या लगाया? यदि ऐसा हो तब ऐसा होना चाहिए, अगर ऐसे नहीं हो तब उस केस में भी क्या हो जाएगा? वो सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। वो बताएंगे अभी कैसे होगा, इसको देखिएगा, इस एग्जांपल देखिए। ए सेट है वो हमारे पास, देख रहे, देख, ठीक है। अब देख रिलेशन हमारे पास कौन कौन है, देखो, ठीक है। चलिए, ये चार गो रिलेशन आपको हम दे दिए, कोई एगो सेट पर दिए, आप खाली एक के चीज देखिएगा कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू है तो बी कॉमा ए भी बिलोंग करना चाहिए। अब सुन देख R1 में देखो कि सब सेम वाला है, कैसा है?
तो देखो रे सिंपल बात है, हम पहले ही ना तुमको बोल दिए कि ए कॉमा बी अगर नहीं बिलोंग किया, इसमें ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है, कहे कि सब सेम सेम है। और सेम सेम जब तुम देख लिया तो उसको सिमेट्रिक देखने की भी आवश्यकता नहीं है, वो सिमेट्रिक होगा ही होगा, वो सिमेट्रिक। क्योंकि इसमें देखो ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है, चाहे देख सीधा है, एक उल्टा भी तो यही ना होगा, 1,1 का उल्टा क्या होगा, 1,1 होगा, तो बिलोंग तो कर ही रहा है। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी सेट में एलिमेंट एक ही बार लिखाता है, तो 1,1 दो बार आना चाहिए, लेकिन लिखा है कितना बार है, एक ही बार ना, तो कोई टेंशन नहीं है उसके लिए। तो 1,1 है, कोई परेशानी नहीं है। फिर 2,2 है, परेशानी नहीं है। 3,3 है, परेशानी। 4,4 है, परेशानी। तो अगर देखा जाए तो सिमेट्रिक रिलेशन इसमें कौन कौन हो जाएगा, देख R1 तो होगा, ठीक है। अब देख R2 को भी देखो, सुनो, हम बोलेंगे जब सेम सेम रहेगा, क्या रहेगा, सेम सेम, तो कर नहीं देखने का आवश्यकता है। जिसमें डिफरेंट रहेगा, क्या रहेगा, हो डिफरेंट पूछते हैं ना, डिफरेंट पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं, अलग अलग। देखिए 2,1 है, तो ये दोनों डिफरेंट ना हो गया, तो 2,1 है तो 1,2 भी होना चाहिए। देखिए तो 2,1 तो 1,2 है कि नहीं है, सो बताइए। मतलब a, b तो b, a है कि नहीं है, सो बताइए। इसको कैसा रिलेशन बोलेंगे, साइमेट्रिक रिलेशन। क्या बोलेंगे, इसको हिंदी में सममित बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सममित, ठीक है। तो ये R2 भी हो जाएगा। आप कौन बोला था, R3 होगा, नहीं ना होगा R3। 1,2 है तो 2,1 है, 1,2 है तो 2,1 है, नहीं है, तो ये क्या होगा, कैसे हो जाएगा साइमेट्रिक, ये साइमेट्रिक नहीं होगा। उसके बाद R4 देखो कि 1,3 है तो 3,1 भी है, 1,2 है तो 2,1 भी है कि नहीं है, बात समझ रहे हैं। इसलिए ये भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। कोई समस्या किसी को, इस पर से ऑब्जेक्टिव इसी टाइप से पूछेगा, ये लिख देगा, कहेगा कि ये क्या है, स्वतुल्य है कि सममित है कि संक्रामक है कि माने रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो रिफ्लेक्स आज हम लोग क्या पढ़े हैं, इमिटी, यूनिवर्सल, आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ठीक, 5 को पढ़ लिए। अब एक दिन और पढ़ेंगे कथी, तो ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के बाद इक्विवेलेंस रिलेशन, चैप्टर खत्म। लेकिन कुछ बातें होंगी जैसे एंटी सिमेट्रिक, कंग्रुएंस मॉड्यूल, ये भी कल अगर समय बचा तो करेंगे, और इस पर बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन वगैरह जो है इस पर होगा आप लोग का, ठीक है, इसलिए चिंता नहीं कीजिएगा। इस पर ऑब्जेक्टिव बता देंगे, जो कि एग्जाम में आप लोग को कोई भी दिक्कत किसी भी प्रकार की नहीं होगी। अब वैसे लगता है कि आप लोग इसको समझे होंगे, ठीक है। अगर नहीं समझे होंगे तो फिर से हम लोग इसको देखेंगे कैसे क्या होगा, लेकिन इतना है कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक ना।